बहुत सारे स्मार्ट और रिच इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर म्यूचुअल फंड के बदले इंडेक्स फंड सजेस्ट करते नॉर्मल लोगों के लिए। और फिर इस पे एक बुक भी आई थी, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जो यूएस में काफी ज्यादा फेमस हुई थी और इंडिया में भी अब ये धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी है। तो ये इंडेक्स फंड एक्चुअली में होते क्या है और इनमें ऐसा है क्या, आइए हम सबसे पहले इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझेंगे। तो दोस्तों इमेजिन करो एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम हम गौतम कंट्री रख देते। इसमें गॉट्रॉक्स नाम की एक बहुत ही रिच फैमिली रहती है। अब ये एक बहुत ही बड़ी फैमिली है जिसमें काफी सारे अंकल आंटी और बहुत सारे कजिन्स है और पूरी कंट्री में यही एक फैमिली है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और बिजनेस करती है। जिसका मतलब ये है कि ये फैमिली उस कंट्री की सारी पब्लिक कंपनीज के, यानी जो भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में बिकती है उसके 100% शेयर्स होल्ड करती है। उन कंपनीज के जो मैनेजर्स और एम्प्लॉइज है वो मेहनत से अपना काम करते हैं और अपनी सैलरी और बोनस लेके वो उससे खुश रहते हैं। और फिर बाकी का सारा प्रॉफिट गॉट्रॉक्स फैमिली को या तो डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाता है या फिर जब कंपनी इस प्रॉफिट को अपने पास रख के उसे री इन्वेस्ट करती है तो फ्यूचर में वो और ज्यादा प्रॉफिट कमा के कंपाउंडिंग के पावर से ग्रो होती रहती है। और ये चीज काफी जनरेशंस यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है और इसीलिए इस फैमिली में बहुत प्रोस्पेरिटी होती है। मतलब ये काफी अमीर और खुश होते हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं होती है। इनको उन स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए हर साल ग्रोइंग डिविडेंड इनकम मिलता रहता है जिससे उनकी फैमिली का साल का पूरा खर्चा आसानी से निकल जाता है। अब दोस्तों वैसे तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है लेकिन एक्चुअली में भी सभी रिच लोगों का यही हाल होता है। जहां वो जनरेशंस तक अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखते, जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के ऑलमोस्ट 55% शेयर्स को ओन करते, तो ये भी अपने स्टॉक्स को बाय सेल नहीं करते, वो बस उसे होल्ड करके रखते। और डिविडेंड इनका ये गॉट्रॉक्स फैमिली अपने स्टॉक्स को हमेशा होल्ड करके रखती है, मतलब उन्हें कभी बाय सेल ये सब नहीं करती है। और फिर वो लोग अपना फ्री टाइम को अच्छी जगह यूज करते, सोशल वर्क पे, गरीबों की मदद करने पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक दिन उनकी फैमिली पार्टी में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आता है जो उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को समझ जाता है। फिर वो उस बड़ी फैमिली के एक मेंबर को, जिसको हम सनी कहते हैं, वो उसे साइड में लेके काफी अच्छे से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर तुम अपने कुछ स्टॉक्स अपने किसी दूसरे कजिन को बेच दो, ऐसे स्टॉक्स जो अभी फिलहाल ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हो गए, मतलब वो कंपनी का प्राइस कुछ ही टाइम में नीचे जाने वाला है, और उसके बदले तुम कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बाय कर लो, यानी जो फ्यूचर में ज्यादा स्पीड में ग्रो होंगे, तो तुम ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और ज्यादा जल्दी अमीर बन सकते हो। तो ये आइडिया सनी को काफी न्यू लगता है लेकिन इंटरेस्टिंग भी। और इसके साथ में वो स्टॉक मार्केट गुरु सनी को ये भी कहता है कि उसके बाइंग और सेलिंग का जो ट्रांजैक्शन होगा उसे भी वो खुद हैंडल कर लेगा, सनी को उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस बात पे सनी फाइनली मान जाता है कि ये स्टॉक मार्केट गुरु कितना अच्छा है। लेकिन कुछ सालों बाद उस पूरी फैमिली की दौलत बढ़ने के बदले और कम होने लगती है और ये चीज देख के वो सब टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों इसका रीजन ये है कि उनकी फैमिली की जो वेल्थ है उसमें से एक हिस्सा उस फाइनेंशियल एक्सपर्ट को जा रहा था कमीशन, ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन फी के नाम पे। क्योंकि पहले वो फैमिली सारी कंपनीज के 100% शेयर्स ओन करते थे, तो वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना भी ऊपर या नीचे हो, लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज सारे स्टॉक्स ग्रो होते थे, जिससे उनकी वेल्थ ग्रो होती थी और उनको ग्रोइंग डिविडेंड इनकम मिलता था। लेकिन अब क्योंकि वो स्टॉक्स आपस में बाय सेल कर रहे हैं, तो अगर फैमिली का एक मेंबर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो दूसरा मेंबर उतना ही लॉस ले रहा है। जैसे अगर सनी ने किसी स्टॉक को जो ज्यादा ऊपर चला गया था उसको सेल कर दिया अपने किसी कजिन मोंटी को, और उसके बदले सनी ने दूसरी कंपनी का स्टॉक ले लिया, तो सनी को ज्यादा प्रॉफिट मिल गया लेकिन मोंटी का लॉस हो गया। तो ओवरऑल उस फैमिली के लिए हम इसे एक नेगेटिव सम सिचुएशन कहेंगे। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आप ये समझ लो कि अगर मोंटी और सनी एक टॉस उड़ाने का गेम खेलेंगे, हेड्स पे सनी जीतेगा और उसे मोंटी से 1000 रुपए मिलेंगे, और टेल्स पे मोंटी जीतेगा और उसे सनी से 1000 रुपए मिलेंगे, तो कभी मोंटी जीतेगा या कभी सनी। लेकिन इस गेम से लॉन्ग टर्म में ये दोनों अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये एक जीरो सम गेम है। ओवरऑल इससे इन दोनों की वेल्थ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये खुद ही अपना पैसा मिलाकर खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप हर एक बार टॉस उड़ाने पे एक छोटी सी 1% या उससे भी कोई कम की फीस ऐड कर लो, फिर चाहे वो फीस कितनी भी छोटी हो जो उन्हें एक तीसरे इंसान को देना है जो वो गेम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो तीसरा इंसान धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में अमीर बनता रहेगा और उसके लिए ये एक पॉजिटिव सम गेम हुआ। तो इसी तरह अगर कोई एक म्यूचुअल फंड इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा म्यूचुअल फंड इंडेक्स से बुरा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स से यानी मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर ले ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज की फीस ऐड कर लो तो अब बहुत ही कम म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। और इसीलिए वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जो इस स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के गेम को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये इसमें पिछले 80 सालों से वो लोगों को इंडेक्स फंड सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओवरऑल कंट्री में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। और इसीलिए आप मेरे चैनल पे कोई भी बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने वाले ऐसे कोई वीडियोस नहीं देख पाओगे,
क्योंकि जिस तरह वो गॉट्रॉक्स फैमिली थी तो हम भी सब इंडियंस एक फैमिली की तरह है, और जो चीज मैं खुद यूज नहीं करता हूँ तो मैं अपने भाइयों को भी प्रमोट नहीं करूंगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल यूजलेस है और स्टॉक मार्केट भी एक जीरो सम गेम है। इस डाउट को मैं वीडियो के खत्म होने से पहले क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम गॉट्रॉक्स फैमिली की स्टोरी को कंप्लीट कर लेते। तो जब गॉट्रॉक्स के फैमिली मेंबर्स अपनी इनकम को गिरते हुए देखते तो वो काफी परेशान हो जाते और फिर वो एक फैमिली मीटिंग बुलाते जिसमें फैमिली के सारे मेंबर्स आते। और तब सनी कहता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को हायर किया था। और इसीलिए वो फैमिली मेंबर्स ये डिसाइड करते कि वो उस एक्सपर्ट को फायर करके किसी दूसरे एक्सपर्ट को हायर करेंगे पूरी टीम को। तो कुछ सालों तक वो टीम काफी मेहनत करती है, लेकिन उसके बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। इनफैक्ट उस फैमिली की इनकम और ज्यादा गिर जाती है, क्योंकि अगर बड़ी टीम होगी तो और ज्यादा इनकी सैलरी और फीस होगी। लेकिन ये चीज उनको समझ नहीं आती है, और तब वो ये डिसाइड करते कि वो इस टीम को भी फायर करके किसी दूसरे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की टीम को हायर करेंगे। और इसी तरह हर कुछ सालों में वो काफी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ट्राई करते, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ ग्रो होने के बदले कम हो रही थी। और तब फाइनली सनी अपने पुराने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड रॉकी को कॉल करता है। जब ये दोनों छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, लेकिन अब रॉकी एक काफी यंग और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़का हो गया है जिसकी फाइनेंस की नॉलेज काफी स्ट्रांग है। तो रॉकी जब उस फैमिली की टैक्स फाइल और इनकम रिपोर्ट्स को रीड करता है तो वो उनसे सिर्फ 2 लाइन कहता है कि तुम लोग ने इस विनर्स गेम को एक लूजर गेम बना दिया है, मतलब पॉजिटिव सम गेम को एक नेगेटिव सम गेम बना दिया है। और इसका रीजन ये है कि जितना ज्यादा आप फीस पे करोगे उतना कम आपके लिए प्रॉफिट बचेगा। और तब सनी को हिंट मिल जाती है कि जब से उसने वो पहला फाइनेंशियल एडवाइजर चुना था तब से ही उनकी वेल्थ कम होना शुरू हुई थी। और फिर फाइनली वो लोग मिलकर डिसाइड करते कि वो इन सारे एक्सपर्ट्स को हटा देंगे और अपने पुराने तरीके पे वापस आ जाएंगे, जहां वो सभी स्टॉक्स को बस होल्ड करके रखेंगे। और जैसे ही वो ऐसा करते तो उनको फौरन इसका रिजल्ट दिख जाता है कि उनकी इनकम फिर से मैक्सिमम हो जाती है, यानी 100% जो उनको डिविडेंड और कैपिटल गेन से मिलता है, और उनको कम से कम टैक्स पे करना पड़ता है। और इसके बाद वो सब फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको एक हिंट मिल गया होगा कि ओवरऑल कंट्री के लिए ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कुछ खास काम की नहीं है, और इसीलिए दुनिया का सबसे पहला इंडेक्स फंड जॉन बोगल ने खुद क्रिएट किया था। और फिर उन्होंने ये बुक लिखी जिसके फर्स्ट लेसन को मैंने अपनी स्टाइल में सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया। अब दोस्तों बहुत लोगों के लिए ये इंडेक्स फंड एक बहुत ही न्यू चीज होगी, तो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाए हम एक बेसिक कंपैरिजन कर लेते इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड का, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे होते लेकिन इनमें बहुत छोटे छोटे डिफरेंस होते जिससे लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला और सबसे मेन डिफरेंस इन दोनों का ये होता है कि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो उस पोर्टफोलियो को हैंडल करता है। अब इंडेक्स फंड में भी एक फंड मैनेजर होता है, लेकिन वो सिर्फ नाम का होता है। तो अगर हम यहाँ पे रैंडमली एक इंडेक्स फंड ओपन करते तो इसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ मिलेगी। तो ये एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, मतलब इसमें इंडिया की टॉप 1 से लेके 50 बड़ी कंपनीज है। तो यहाँ पे भी एक फंड मैनेजर है, यहाँ पे हम इसका नाम और डिटेल देख सकते हैं, लेकिन ये फंड मैनेजर इस पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज नहीं करेगा। उसके पास चॉइस नहीं होगा कि इसमें से कौन सी कंपनी वो खुद से बाय और सेल करे। उसे बस इंडेक्स को फॉलो करना होगा, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी या जो भी उस फंड की थीम है, और इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। तो इंडेक्स फंड का सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इनके कॉस्ट काफी कम होते हैं, जैसे इसका 0.16% का एक्सपेंस रेशियो है। तो ये वो फीस है जो हम इन्वेस्टर्स अपने पैसे मैनेज करने के लिए इन कंपनीज को पे करते हैं, जिनको हम एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं। क्योंकि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड देखोगे, जैसे अभी हम म्यूचुअल फंड के पेज पे आते हैं और इसमें से मैं एक रैंडम म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ, तो इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो ये उससे ज्यादा है। अब भले ये फिर भी एक छोटा नंबर है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसको हम आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जितना ज्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो होगा, मतलब उतना कम आपका रिटर्न होगा, जैसा हमने गॉट्रॉक्स की स्टोरी में समझा। फिर तीसरा और सबसे मेन इंडेक्स फंड का एडवांटेज ये है कि आपको बेस्ट स्टॉक पिक करने की जरूरत नहीं होगी और ना ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने की जरूरत होगी। क्योंकि अगर आप कोई निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में, तो फिर वो इन कोई भी एएमसी के थ्रू हो, उन सबका रिटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा। जैसे अगर आप इन टॉप 5 इंडेक्स फंड को देखोगे तो इनमें से पहला वाला सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है, मतलब ये सेंसेक्स को कॉपी करता है, और बाकी के पांचों निफ्टी 50 को कॉपी करते हैं, और इसीलिए इन पांचों का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है। इन पांचों का पिछले 1 साल का रिटर्न 6-7% के आसपास है, 3 साल का रिटर्न 23% के आसपास और 5 साल का रिटर्न 12% के आसपास। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है ये इनका एक्सपेंस रेशियो या ट्रैकिंग एरर की वजह से होगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि आपने कोई गलत फंड में इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया। और फिर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इंडेक्स फंड का ये होता है कि जिस तरह क्रिकेट में या कोई भी कंपटीशन में एक रैंकिंग सिस्टम होता है, जो प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको फर्स्ट रैंक मिलता है, और इसी तरह टॉप 10-20 लोगों की लिस्ट बनती है जिसमें आप काफी श्योर रहते हो कि ये ग्रुप काफी अच्छा परफॉर्म करेगा।
तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी सबसे बड़ी 30 और 50 कंपनी की लिस्ट बनती है, जिसे हम सेंसेक्स और निफ्टी कहते हैं। और फिर जैसे ही किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू नीचे गिर जाती है, मतलब वो कंपनी जब अच्छा नहीं करती है, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से बाहर निकाल दी जाती है और दूसरी अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी उसकी जगह ले लेती है। और इसीलिए लॉन्ग टर्म में ये सेंसेक्स ग्रो होता रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रो होने वाली कंपनीज ही रहती है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक जीरो सम गेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज हमेशा ग्रो होने के लिए फोकस करती है। अब जब किसी भी देश की कंपनीज ग्रो होती है तो वो देश तरक्की करता है, मतलब कंट्री की जीडीपी ग्रो होती है, जैसा आप इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का ग्राफ देख सकते हो। और फिर ये इंडेक्स भी ग्रो होगा, क्योंकि ये इंडेक्स ही एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है ये पता लगाने के लिए कि वो देश तरक्की कर रहा है कि नहीं। और जब इंडेक्स ग्रो होगा तभी सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। जैसे इंडिया का सबसे पहला इंडेक्स सेंसेक्स 1980 में स्टार्ट हुआ था, जब ये 100 पॉइंट्स पे था। फिर उसके 6 साल बाद ही ये 500 पॉइंट्स के ऊपर चला गया और आज की तारीख में ये 60,000 पॉइंट्स के भी ऊपर है। मतलब ये सेंसेक्स 100 टाइम्स ग्रो हो चुका है, यानी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होता है। तो यही इस बात का प्रूफ है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्रो हो रहा है और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना एक पॉजिटिव सम गेम है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर इंडेक्स फंड में इतने सारे फायदे हैं तो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते क्यों है और गवर्नमेंट उसको इतना सपोर्ट क्यों करती है। तो दोस्तों, इसके 2 रीजन है। सबसे पहला तो ये कि भले ही आप किसी फंड मैनेजर को 1-2% की फीस देते हो और उसके बदले आपको रिटर्न कम मिल सकता है, और अगर आप किसी बहुत ही बुरे फंड में इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हो तो भी आपको एफडी से अच्छा रिटर्न मिल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया में लोग किस तरह इन्वेस्ट करते हैं इसकी डिटेल्स पढ़ोगे तो आज भी बहुत सारे लोग एफडी और बैंक की सेविंग्स स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां से उनको 5-6% का रिटर्न मिलता है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक अवेयरनेस क्रिएट करता है कि आप वहां से हट के इक्विटीज यानी स्टॉक्स के एक बंडल में इन्वेस्ट करो। तो भले ही आप किसी फंड मैनेजर को 1-2% की फीस दे रहे हो, लेकिन 5-6% के मुकाबले 10-12% तो ज्यादा ही है। और दूसरा रीजन ये है कि इससे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी मिलता है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है और उतना स्मार्टनेस है तो आप अच्छी म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हो। तो अल्टीमेटली हमें तो अपने लिए एज एन इन्वेस्टर सोचना है कि हमारे लिए क्या ज्यादा सही है। तो इसीलिए मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए,